अध्यक्ष महोदय, मैं कारणों पे तो जाना नहीं चाहता क्योंकि कारण तो स्पष्ट है। या अगर कोई सदस्य कहें कि साहब कारण भी बताओ तो मैं कारण भी बताने को तैयार हूँ, लेकिन बात लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं। कारण की स्टेज है, कारण की स्टेज है जो बोले। हाँ कारण की। सवाल यही है कि जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं बहुत अच्छा, उनके सुझाव भी हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक्ट को पढ़ना तो एक अलग बात है और पढ़ करके समझ जाना एक अलग बात है। आप नहीं समझे। अगर आप एक्ट को पढ़ करके बोलेंगे तो कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, लेकिन अगर समझ के बोलेंगे तो बाकायदा डिबेट हो जाएगी, उसका जवाब भी मिलेगा आपको। कटारिया साहब ने कहा कि साहब पेंशनर्स के मामले में जीवित होने का प्रमाण पत्र लिया जाता है। पेंशनर्स के लिए नहीं लिया जाता क्या? नहीं, आपने कहा कि प्रमाण पत्र लिया, जीवित होने का प्रमाण पत्र लिया जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या पेंशनर्स के लिए अनिवार्य नहीं है? उनके लिए भी प्रमाण पत्र लिया जाता है। दूसरी बात यह कि भारत सरकार के विधेयक में भी समान प्रोविजन है, हमने कोई अलग से प्रोविजन नहीं किया है। हमने तो उस बात को माना है कि भारत सरकार ने जो प्रोविजन कर रखा वो अच्छा प्रोविजन है, हम भी अपनाते हैं उसको। ये नहीं करते हैं? ये नहीं करते भारत सरकार के प्रोविजन। वही बात आपने लिखा कि था पावर देने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने के उपरांत उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पक्ष हो जाएगी, तो उसके दुरुपयोग न करे, इसीलिए तो ये प्रावधान किया गया है। मृत्यु हो गई उसकी और मृत्यु होने के बाद में उसने जो है पावर ऑफ अटॉर्नी का वो बनवा लिया और बनवाने करके जो है वो उसमें उसको काम में ले रहा है, तो उस दुरुपयोग को रोकने के लिए ही तो ये कहा गया है कि जिस तारीख में तुमने पावर ऑफ अटॉर्नी ली थी उस तारीख में वो जिंदा था कि नहीं था, उसका सर्टिफिकेट ला दे भाई। आपने कहा कि साहब 1 वर्ष के नीचे 11 महीने का जनरली किराए का आज जो जो प्रचलित है वो 11 महीने का रजिस्ट्रेशन वो करवाते हैं, वो 11 महीने का किराएदारी। 1 वर्ष से कम की अवधि के पट्टों का पंजीकरण से आमजन को परेशानी होगी, आपका निवेदन है। इस तरह के पंजीकरण सब ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन करने में क्या दिक्कत है? जाना तो कहीं पड़ेगा नहीं, ऑनलाइन होंगे, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी उसको, ये ऑनलाइन रखा गया है। दूसरा है कि किराएनामा के पंजीकरण से किराएदारों की पहचान, कम से कम किराएदारों का पंजीकरण होगा तो किराएदारों की पहचान तो हो पाएगी। तो कोई भी बात होती है, कोई घटना घटती है तो पुलिस के लिए कितना आसान हो जाएगा कि किराएदार कौन था, कहाँ का था। मोटे तौर पे मैं कोटा से आता हूँ, 3,500 करीब हॉस्टल्स बने हुए हैं वहाँ पर, और हर हॉस्टल में कम से कम भी 20, 22, 25, 40, 50, 60, 70 कमरे बने हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो किसी के मकान में एक कमरे का किराया लेकर के देते हैं। वो कहता है कि साहब मैं बिहार से आया हूँ और मेरा नाम ये है। अब उसको क्या पता मकान मालिक को कि वाकई ये बिहारी है या महाराष्ट्रियन है या कहाँ का है, कहाँ का नहीं है। वो अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दिखा देता है, आइडेंटिटी कार्ड भी आजकल फर्जी बनते हैं, आधार कार्ड भी फर्जी बनते हैं, कुछ भी दिखा देगा। तो कम से कम अगर मान लीजिए उसका रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन से ये सुविधा तो हो जाएगी कि पुलिस जो उसका आइडेंटिफिकेशन करेगी, बाकायदा उसका वो पूरा उसका रिकॉर्ड अपने पास रखेगी, ताकि कभी कोई वारदात होती है तो वो पकड़ा तो जाए। अचल संपत्ति के विवाद कम होंगे कम से कम इससे, किराएनामे से। मान लीजिए 4 भाई हैं, अब 4 भाइयों में सब वर्बली तो ये तय हो गया कि साहब ये 3 कमरे तुम्हारे और 3 कमरे तुम्हारे और 3 कमरे तुम्हारे और 3 कमरे तुम्हारे। अब 3 कमरे वाले ने अपना 1 कमरा किराए पे दे दिया। अब किराए पे दे दिया तो उसको किराया लेता रहा, जिसको जो खाली हुआ बाकी के 3 भाई कहते हैं नहीं हटा
ये नहीं है तेरा, हमारा है, तो विवाद तो कम होंगे। कम से कम उसका भाई ये तो सबूत होगा कि देखो मैंने किराए पे दिया था ये, और मेरा ही किराए पे दस्तखत है, किसी और दूसरे के भाई के नहीं है। किराएनामे पर वर्तमान आपने जो मुख्य बात कही कि किराए वर्तमान में किराएनामे पर 0.02 स्टाम्प ड्यूटी है। आपने बड़ा चढ़ा करके उसको पता नहीं कितनी बता दी। 10 लाख रुपए तक की कोई दुकान है या कोई कोई भी संपत्ति है, उस पर सिर्फ 200 रुपये का टैक्स, 200 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। आप अपना ऑर्डर पढ़ना, ये जो आपने भेजा है ना, इसके ऊपर 1% उसकी जो वैल्यू है उसका उसके ऊपर लगेगा। वो तो है स्टाम्प है 200 रुपये का, तो ये 1% और लगेगा उसके ऊपर। नहीं, स्टाम्प ड्यूटी तो 200 रुपये लगेगा, वो तो मैं भी कह रहा हूँ। आपने स्टाम्प ड्यूटी के लिए भी बोला? ना, मैंने स्टाम्प ड्यूटी के साथ वही बताया था कि आपको इस पर 1% के हिसाब से। ये तो स्टाम्प ड्यूटी की बात कर रहा हूँ मैं सर, मैं रजिस्ट्रेशन में तो आया ही नहीं हूँ। राठौड़ साहब, चूरू से आने वाले माननीय डिजिटल इंडिया का धन्यवाद दिया आपने मोदी जी को, वो तो रोज देना पड़ता है, वो तो देना पड़ेगा रोज, जब तक उधर बैठोगे जब तक देना पड़ेगा। आपको ध्यान है ये राजीव गांधी ही वो व्यक्ति था, राजीव गांधी ही वो व्यक्ति था जिन्होंने वास्तव में कंप्यूटर और इंटरनेट और संचार क्रांति भारत में लाए। ये भी मानते हैं, राजीव गांधी था। ये तो बैलगाड़ी लेके तो उस बात को, उस निश्चित तौर पर उस बात को मोदी जी ने बढ़ाया है। जैसे स्वच्छ भारत का आपने अभियान चलाया, स्वच्छ भारत का पहले तो कांग्रेस के जमाने में ही चल रहा था, कई चीज़ें चल रही थी, कांग्रेस का नाम, उसका नाम बदला करके आपने उसका प्रचार किया, प्रसार किया, ये किया वो किया, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि जब कंप्यूटर आया था ना, जब तो मोदी जी का पता ही नहीं था, है साहब? बिल में ये डिफाइन किया गया बाकायदा कि ऑनलाइन डिजिटल दोनों प्रकार की व्यवस्था रहेगी, रजिस्ट्रेशन में भी लागू रहेगी। ऑनलाइन तो केवल सिर्फ एक अतिरिक्त सुविधा दी गई है, एडिशनल फैसिलिटी दी गई है एक तरह से। आपने कहा कि साहब रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी को कंफ्यूज कर रहे हैं। इस प्रस्ताव में केवल रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रस्ताव है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रस्ताव है, कंफ्यूज करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, न कि किसी प्रकार के स्टाम्प ड्यूटी के में बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव नहीं किया गया स्टाम्प ड्यूटी में, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है। आईजी स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन इंस्पेक्टर जनरल का पद नाम पूर्व से ही प्रचलित है, कोई नया नाम थोड़ी दे रहे हैं हम। इनका ऑफिस अजमेर में है, और मुझे राठौड़ साहब के ज्ञान पर हैरानी है कि ऐसे आप अनर्गल बातें करते हो कि साहब कौन है कौन नहीं है, कहाँ का आदमी आ गया कहाँ का नहीं आ गया। एससी और एसटी की जमीन का एसटी एससी के व्यक्ति को नहीं बेच सकता, आपने कहा। आपने कहा कि एससी एसटी को ही नहीं बेच सकता, ये बिल्कुल गलत है। राठौड़ साहब, आप एक्ट को अच्छी तरह से पढ़िए। शैल नॉट रजिस्टर वर्ड लिखा हुआ है, साफ साफ प्रावधान है कि नेगेटिव वर्डेड है। समझने में दिक्कत है। आपसे वही अनुरोध मैं कह रहा हूं आपसे कि पढ़ो, पढ़ते तो हो आप, हाँ, लेकिन समझने में ही थोड़ा सा फर्क यही है। अच्छा, दूसरे माननीय लाठौड़ी साहब, लाहौटी साहब है, आज बैठे हैं सब, हाँ, लाहौटी साहब है, चले जाते हैं। ने पता नहीं क्या क्या कह दिया आपने, बस कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इकरारनामा एग्रीमेंट टू सेल स्टाम्प ड्यूटी सिर्फ 0.5 है,
सिर्फ 0.5 है। वह रजिस्ट्रेशन चार्जेस 0.25% या अधिकतम 10,000 रुपया है, सिर्फ 10,000 रुपया है। 5 वर्ष की अवधि के लिए यदि इकरारनामा संपत्ति सेल हो जाती है तो इकरारनामे के द्वारा दी गई राशि 0.05% स्टाम्प ड्यूटी को समायोजित करके उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा, अलग से नहीं लिया जाएगा, उसको समायोजित करके अतिरिक्त कोई भार नहीं पड़ेगा उससे। साथ ही डिस्प्यूट भी कम होंगे और न्यायालय के प्रकरण भी कम होंगे। ये कुल मिलाकर के मोटी मोटी बात जो आपने बताई वो मैंने बता दी। कोना ये वो चले गए बाबा क्या कसानिया साहब, हाँ कसानिया साहब चले गए। कॉलोनाइजेशन एक्ट में 1954 के सेक्शन 13 में पहले से ही प्रावधान है कि कॉलोनाइजेशन एरिया में स्थित भूमि का हस्तांतरण में सरकार की अनुमति आवश्यक है। वो कहते हैं सक्षम अधिकारी को बिठा दिया, सक्षम अधिकारी पहले तो जेब भरेगा, जेब भरने के बाद में फिर वो अनुमति देगा। ये कहाँ है कॉलोनाइजेशन एक्ट में? तो आप भी तो कॉलोनाइजेशन एक्ट के कॉलोनाइजेशन एरिया से ही निकले हुए हैं। चूरू तो बाद में गए हो आप, हनुमानगढ़ में बहुत, हनुमानगढ़ में दंड पहले बहुत, तो ये पहले से है। इस संशोधन से कोई नया प्रावधान इसमें कहीं नहीं डाला गया। कुल मिलाकर के मेरा निवेदन ये है कि इस रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो कुछ किया गया है वो जनता के हित में भी किया गया है। राजकोषीय जो है कुछ न कुछ इंतजामात हों और जनता को राहत भी मिले। कई तरह की परेशानियां मकान मालिक के और किराएदार के बीच में होती है, उन सबको वो पारदर्शी हो। इन सब बातों को प्रोविजन को लेकर के ये एक्ट लाया गया है। मेरा निवेदन है कि इसको मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ कि और प्रस्ताव करता हूँ कि रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2021 को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि रजिस्ट्रीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, तो विपक्ष में ना कहें।